नमस्कार, 5 का पंच देख रहे हैं आप। हम आपको आज की 5 बड़ी खबर बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा प्रशांत किशोर के सबसे बड़े ऐलान के बाद बिहार की सियासत में मचे बवाल की खबर। मैं आपको बताऊंगा दिल्ली में आरजेडी की बड़ी मीटिंग आखिर क्यों हो रही हो और विपक्षी दलों के पहुंचने का आखिर क्या मतलब है। मैं बताऊंगी आपको विधान परिषद के चुनाव में क्या लाज बचा पाएगा महागठबंधन। आज मैं आपको बताऊंगी ईओयू के ताबड़तोड़ छापेमारी के बारे में। मैं आपको बताऊंगी पटना में हुए 24 लाख के इनामी बदमाश के एनकाउंटर के बारे में। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बिहार का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, क्योंकि मैदान में जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर कूद पड़े हैं। पीके ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी जनसुराज पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को मजबूती से लड़ेगी। जो कुछ करना पड़ेगा वो करेंगे और बीजेपी को चुनाव हराएंगे। सुनिए पीके का बयान। बांकीपुर विधानसभा भाजपा पिछले 40 साल से नहीं हारी है। 2015 में जब लालू नीतीश जी और कांग्रेस का महागठबंधन था तो भी बांकीपुर नहीं हारे थे, और अब बांकीपुर के विधायक जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। तो भाजपा के लिए ये सबसे प्रतिष्ठा का सीट है। तो हम लोगों ने तय किया है कि भाजपा ने जो काम हम लोग के साथ किया, जनसुराज को हराने के लिए 10-10 हजार रुपए बांटकर वोट खरीदा है, तो उनको अगर राजनीतिक सबक सिखाना है तो उनको उनके घर में, उनके मांद में घुसकर बांकीपुर में हराएंगे, तभी ये हिसाब बराबर होगा। आप लड़ेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सब किया जाएगा। बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे, लेकिन उनके राज्यसभा जाने के बाद सीट खाली हो गई। बांकीपुर सीट बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पार्टी कई दशकों से चुनाव जीतती आ रही है। पहले नवीन किशोर सिन्हा कई बार विधायक रहे, फिर उनके बेटे नितिन नवीन यहां से अपराजित रहे। ऐसे में अब प्रशांत किशोर की नजर बीजेपी की सबसे मजबूत सीटों में से एक बांकीपुर सीट पर है। हालांकि पटना के शहरी सीट पर जाति समीकरण भी बीजेपी के साथ है, जिसमें कायस्थ, वैश्य और सवर्ण आबादी ही करीब 50% है। देखना यह होगा कि पीके क्या खुद यहां से चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी यहां से किसे चुनावी मैदान में उतारती है। संजय मयूख का नाम तेजी से चल रहा है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में कुछ नहीं बदला। जिसे जंगल राज कहा गया, उस समय आज के मुख्यमंत्री किस पार्टी में थे? उसी आरजेडी में थे। आज वो खुद सीएम बन गए हैं। उनसे बढ़िया राज की उम्मीद मत रखिए। सिर्फ ऐसे लोगों पर बुलडोजर चल रहा है जो गरीब हैं, वरना नीट छात्रा मामले में आरोपियों के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने बेटे इराज के पहले जन्मदिन को एक बड़े राजनीतिक मंच में तब्दील कर दिया है। लालू यादव की मौजूदगी में दिल्ली में हो रहे आयोजन के अवसर पर उन्होंने देश के 10 प्रमुख विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है, जिनका आना भी शुरू हुआ। जिनमें कांग्रेस के राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी शामिल हैं। दरअसल ये पारिवारिक आयोजन पर्दे के पीछे चल रही एक बड़ी कवायद को दिखाती है, जिसके राजनीतिक कई मायने हैं। लालू यादव की छत्रछाया में होने वाले इस कार्यक्रम में देश की 10 प्रमुख विपक्षी पार्टियों की शीर्ष नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत अब हो चली है। आमंत्रण पत्र पाने वालों में कांग्रेस के राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी जैसे कद्दावर चेहरे हैं। दिल्ली की धरती पर होने जा रहे इस शक्ति प्रदर्शन की भारतीय राजनीति में बेहद गहरे और दूरगामी मायने रखते हैं। हालांकि इसके बाद आखिर क्या तस्वीर आएगी वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि तेजस्वी यादव का यह कदम राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की सियासत की पुरानी पुस्तक के उन फटे पन्नों को दोबारा जोड़ने और दुरुस्त करने की एक गंभीर कवायद है, जो हाल के महीनों में आपसी मतभेदों और अंतर्विरोधों के कारण बिखर गई थी। दरअसल पिछले कुछ समय में विपक्षी गठबंधन के भीतर क्षेत्रीय और कांग्रेस के बीच कई राज्यों में दूरियां बढ़ती दिख रही हैं।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, दिल्ली पंजाब में अरविंद केजरीवाल और उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर पैदा हुई कड़वाहट ने विपक्ष की धार को बेहद कमजोर कर दिया था। अब दिल्ली का ये मंच क्या एक नया इतिहास गढ़ पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। नई इबादत लिख पाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जहां राष्ट्रीय स्तर के ये बड़े नेता की मौजूदगी होगी, वहीं पर देखने वाली बात होगी कि आखिर ये तमाम नेता मिलकर क्या फैसला लेते हैं और क्या बड़ी तस्वीर नजर आती है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा खेल शुरू हो गया है। विधान परिषद की सीटों पर एनडीए महागठबंधन को करारा झटका देने को तैयार है। पटना से खबर आ रही है कि बिहार विधान परिषद के उपचुनाव और द्विवार्षिक चुनाव में एनडीए 2 सीटें महागठबंधन से छीनने की मजबूत स्थिति में है। एक सीट राजद की और दूसरी कांग्रेस की जा सकती है। अपनी तीसरी सीट बचाने में भी महागठबंधन को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी जीत के बाद संख्या बल पूरी तरह से उनके पक्ष में है। विधानसभा में 201 सीटें एनडीए के पास है, जबकि महागठबंधन के पास सिर्फ 35 और एक सीट पर जीत के लिए 25 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है और ऐसे में एनडीए आसानी से कई सीटें कब्जा कर सकता है। राज्यसभा चुनाव में हुई धिंगामुश्ती के बाद महागठबंधन अब विधान परिषद में भी एकजुटता बनाए रखने की चुनौती से जूझ रहा है। कांग्रेस तो लगभग बाहर हो चुकी है, पहले 4 सदस्य थे, अब एक भी नहीं बचेगा। राजद में भी प्रत्याशी को लेकर के घमासान मचा हुआ है। मालदार चेहरों की दावेदारी चल रही है। एनडीए की तरफ से जेडीयू को एक सीट पक्की मानी जा रही है, बाकी बंटवारे पर चर्चा चल रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा, लोजपा, रामविलास और हम भी दावा ठोक रहे हैं। पुरानी कहानी दोहराई जा रही है। पहले भी महागठबंधन के विधायकों में बगावत देखी गई, कई बार क्रॉस वोटिंग हुई, अब फिर वही स्थिति बन रही है। एआईएमआईएम और बसपा के वोट भी निर्णायक साबित हो सकते हैं। 18 जून को मतदान है, नामांकन का सिलसिला शुरू हो चुका है। एनडीए क्लीन स्वीप की तैयारी में है तो विपक्ष बचाव की लड़ाई लड़ रहा है। बिहार की सियासत में ये चुनाव सिर्फ वोटों का और सीटों का नहीं, आने वाले समय की ताकत का भी आकलन भी है। क्या महागठबंधन इस बार एकजुट रह पाएगा या फिर पुरानी गलतियां दोहराई जाएगी? सबकी नजर 18 जून के नतीजों पर है। बिहार में एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की टीम ने दरभंगा के केवटी प्रखंड के बीडीओ चंद्रमोहन से जुड़े 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई सैलरी से ज्यादा संपत्ति बनाने के मामले में सुबह सुबह शुरू हुई। इस रेड से प्रशासनिक महकमे में भी हड़कंप मच गया। जांच एजेंसी के मुताबिक शुरुआती जांच में अधिकारी के पास उनकी वैध आय से कई ज्यादा संपत्ति होने के संकेत मिले। इसी आधार पर खास निगरानी अदालत से परमिशन लेने के बाद छापेमारी की गई। टीम ने सरकारी आवास, निजी घर और दूसरे ठिकानों पर पहुंचकर कई खास दस्तावेज, बैंक खातों की जानकारी और निवेश से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले। सूत्रों के मुताबिक जांच में करीब 80 से ज्यादा लाख रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति मिली है। साथ ही साथ अधिकारियों का भी कहना है कि अभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच हो रही है और आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ईओयू की इस कार्रवाई के बाद सरकारी विभागों में भी हलचल मच गई है। बिहार में हाल के महीनों में भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति के मामलों में लगातार छापेमारी हो रही है। जांच एजेंसियां अब ऐसे अधिकारियों पर नजर बनाए हुए हैं जिनकी संपत्ति और आय के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है। अब फिलहाल इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई बाकी है और जांच प्रक्रिया चल रही है। खबरों में अब बात बिहार में अपराधियों के खिलाफ प्रशासन का ताबड़तोड़ एनकाउंटर एक्शन जारी है। ताजा मामला पटना का है, जहां ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जिले में पुलिस और बिहार एसटीएफ की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान इलाके में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया। दरअसल पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि कुछ अपराधी मसौड़ी इलाके में बीते कुछ दिनों से सोना कारोबारियों के यहाँ रेकी कर रहे हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में, जिसके बाद पुलिस ने एसटीएफ के साथ जाल बिछाते हुए रेकी कर रहे अपराधियों को घेर लिया। इस दौरान पुलिस से खुद को घिरता देख अपराधियों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। बदले में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की।
पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान घायल अजय पासवान को दौड़ाकर गोली मारी। पैर में गोली लगने से वह वहीं पर गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने उसके साथी अजय यादव को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने घायल अजय पासवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पुलिस की अभिरक्षा में उसका इलाज चल रहा है। वहीं अजय यादव को थाने ले जाकर उससे पूछताछ की जा रही है। मुठभेड़ में घायल हुए अजय पासवान के खिलाफ कुल 16 मामले दर्ज थे, जिनमें वो फरार चल रहा था। वहीं गिरफ्तार अजय यादव के खिलाफ भी 20 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। दोनों के खिलाफ बिहार और झारखंड में बैंक लूट, ज्वेलरी शॉप डकैती और हत्या जैसे मामले दर्ज हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अजय पासवान का नाम जकनपुर इलाके में हुए 24 लाख के लूटकांड में भी सामने आया था। लगातार हो रहे एनकाउंटर से अपराधियों में डर का माहौल बना हुआ है। तो फिलहाल 5 के पंच में इतना ही। कल फिर मिलेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। आपकी इन 5 खबरों के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।